नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 6 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे। नया चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 6, और बोर्ड में इसकी मार्किंग है टोटल 9 मार्क्स। 9 मार्क्स का ये चैप्टर बोर्ड में इंक्लूड होता है, जिसमें से 1 मार्क्स का MCQ आता है ए सेक्शन में और 8 मार्क्स का एक सवाल आता है ई सेक्शन में। बड़ा सवाल है 8 मार्क्स का। जैसे हमने प्रवेश में सीखा, सेम एज इट इज़ हमें निवृत्ति और मृत्यु में सीखना है। उतने ही खाते बनाने हैं और लगभग सारी पद्धति भी वैसी ही, खाली थोड़ी बहुत समायोजन है जो ख्याति से रिलेटेड हुए या लाभ हानि के नए प्रमाण से रिलेटेड हुए, बस थोड़ा बहुत अंतर है। बाकी सब कुछ एज इट इज़ जैसा हमने प्रवेश में किया है वैसा हमें निवृत्ति में करना है। तो टोटल ये भी चैप्टर आपका 9 मार्क्स इंक्लूड होता है, 1 मार्क्स का MCQ और 8 मार्क्स का सेक्शन ई में। तो साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु क्या है? कितनी बार साझेदार क्या होता है कि कोई भी साझेदार है काम करने में सक्षम नहीं होता है, कि समय हो जाता है, उम्र हो जाती है और वो काम करने के लायक पीढ़ी में होता नहीं है, तो वो क्या करता है, खुद निवृत्ति ले लेता है, स्वैच्छिक निवृत्ति। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी कारणवश किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए। तो किसी भी साझेदार की मृत्यु हो रही है या कोई भी साझेदार निवृत्त हो रहा है तो साझेदारी का अंत हो जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि और भी साझेदार हैं जो मिलकर पीढ़ी चला सकते हैं। लेकिन हाँ, साझेदारी का अंत होगा नहीं, परंतु साझेदारी की पुनर्रचना होगी, मतलब पीढ़ी की पुनर्रचना की जाएगी। बाकी के साझेदार पीढ़ी में अपना धंधा चालू रखेंगे। अब पुनर्रचना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब कुछ नए सिरे से फिर से स्थापित करना पड़ेगा। तो साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु हो तो साझेदारी का अंत नहीं होता है, परंतु बाकी के साझेदार हैं जो मिलकर धंधा चलाते हैं या पीढ़ी चलाते हैं। तो अब साझेदार की निवृत्ति के संजोग आपको पॉइंट दे रखा है, और कितनी बार एक एक वाक्य के उत्तर में आपको या MCQs में पूछा भी जाता है। तो साझेदार की निवृत्ति के 2 संजोग हैं। पहला है भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार और दूसरा है साझेदार की निजी कारणों से स्वैच्छिक निवृत्ति। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार आपको 6 पॉइंट दिए हैं कि किस किस कारण से ये अधिनियम है, नियम दे रखा है कि साझेदार की निवृत्ति हो सकती है। पहला होता है सर्वसम्मति से, यानी वो लोग सर्वसम्मति से सभी साझेदार मिलकर ये निर्णय ले लेते हैं कि भाई इस साझेदार को निवृत्त करना है। सर्वसम्मति से हो सकता है, नोटिस द्वारा हो सकता है। साझेदार अपनी पीढ़ी के अन्य साझेदारों को निवृत्त होने के लिए अपने इरादे की लिखित नोटिस दे सकते हैं। करार द्वारा हो सकता है, कितनी बार करार द्वारा, जैसे पीढ़ी की शुरुआत होती है तभी करार कर लिया जाता है कि भाई इस तारीख को ये साझेदार निवृत्त हो जाएगा। साझेदार का दिवालियापन, साझेदार दिवालिया हो जाए, मतलब उसके पास कुछ भी संपत्ति ना रहे, उसका निजी जो भी संपत्ति वो भी बिक जाए, पीढ़ी में जो भी उसका लागत है वो भी चला जाए, साझेदार दिवालिया हो जाए तो भी साझेदारी का अंत हो जाता है, यानी साझेदार की निवृत्ति हो जाती है। साझेदार की मृत्यु हो या अन्य साझेदार द्वारा उसे मुक्त किया जाए, ये सब कारणों से भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदार की निवृत्ति होती है। या फिर साझेदार के निजी कारणों से स्वैच्छिक निवृत्ति, साझेदार का कोई निजी कारण है उससे भी स्वैच्छिक निवृत्ति उसकी हो जाती है। तो कोई भी साझेदार अपने निजी कारणों से निवृत्त होने का निर्णय कर सकता है। सक्रिय साझेदार सार्वजनिक नोटिस द्वारा अपनी निवृत्ति की घोषणा करना अनिवार्य है। अगर सक्रिय साझेदार है, साझेदारी में काम कर रहा है, उसी के कारण साझेदारी में प्रॉफिट भी हो रहा है और वह एकाएक निर्णय ले कि मुझे निवृत्त होना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसे निवृत्त होने से पहले 1 महीने या 2 महीने पहले नोटिस देना पड़े कि जो बाकी के साझेदार हैं वो पीढ़ी में अपना संचालन अच्छे से स्थापित कर सकें, क्योंकि एकदम से अगर वो निर्णय लेता है तो साझेदारी पीढ़ी को हानि भी हो सकती है। इसीलिए उसे 1 या 2 महीने पहले या उससे पहले 15 दिन पहले, 20 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। महत्व की हिसाबी बातें और हिसाबी असरें, आपको इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है, कौन सी बातें सीखनी है, कौन से खाते सीखने हैं, वो बताया गया है इसमें। जब पीढ़ी के साझेदारों में से कोई साझेदार निवृत्त हो या मृत्यु हो जाए और शेष साझेदार साझेदारी पीढ़ी का धंधा चालू रखें, तो निवृत्ति की तारीख से पीढ़ी की बही में हिसाबों में निम्नलिखित बातें ध्यान में लेनी होती है। पहला आपको दिया है लाभ हानि के नए प्रमाण की और चालू रहने वाले साझेदारों को मिलने वाले लाभ के प्रमाण की गणना करनी है। इस सवाल में हमें नए प्रमाण की गणना करनी है। लाभ हानि का नया प्रमाण
और जो जो बचे हुए साझेदार हैं उनके लाभ के प्रमाण की गणना करनी है। प्रवेश में हमने त्याग के प्रमाण की गणना सीखी थी और नया प्रमाण कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखा था। इसमें हमें लाभ का प्रमाण सीखना है और नया प्रमाण सीखना है। नंबर 2 है ख्याति की रकम निश्चित करनी है और उसकी जरूरी हिसाबी असरें देनी। उसमें भी हमने ख्याति की असरें दी थी, यहाँ पर भी हमें ख्याति की असरें देनी है। नंबर 3 है संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन और दायित्व का पुनः आकलन करना। ये चैप्टर नंबर 4 में सीखा था, वही एज इट इज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और चैप्टर 5 में भी ये चीज़ सीखी हमने कि पुनः मूल्यांकन कैसे किया जाता है, दायित्व का पुनः मूल्यांकन और दायित्व का पुनः आकलन करना। फिर एकत्रित हुई अनामतें और नहीं बांटे गए लाभ हानि की बाकी का वितरण करना। ये भी अनामतें हमने कैसे बांटते थे उसी प्रकार से हम इसको बांटेंगे। और 5वां पॉइंट है निवृत्त होने वाले या मृत्यु पाने वाले साझेदार की भुगतान पात्र रकम निश्चित करना। अब कोई भी साझेदार निवृत्त हो रहा है या मृत्यु हो जा रही है उसकी, तो उसे कुल मिलाकर रकम भुगतान की जाती है। जैसे निवृत्त कोई व्यक्ति हो रहा है तो उसे उसकी पूंजी कितनी है पेढ़ी में, उसको क्या क्या लाभ मिल रहे हैं, वो सब प्लस करके उसे देना पड़ता है। तो वो भुगतान की पात्र रकम निश्चित करना है। किस तरह से करना है वो सवाल में हम देखेंगे। नंबर 6 है निवृत्त होने वाले या मृत्यु पाने वाले साझेदार को उसकी लेनी रकम का भुगतान करना। यानी निवृत्त होने वाला साझेदार है या मृत्यु पाने वाले साझेदार है, उसके परिवार वालों को, जिसकी मृत्यु हो जा रही है तो उसका परिवार वाले वो रकम लेंगे। वो लेनी रकम का भुगतान किस तरह से करना है वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे और सवाल भी आपको इस तरह के दे रखे हैं। तो ये आपके महत्व की हिसाबी असरें और आवश्यक समायोजन थे जो मतलब हमें इस चैप्टर में सीखने हैं। सबसे पहले हम लाभ हानि के नए प्रमाण की और लाभ के प्रमाण की गणना देखेंगे। इसमें आपको संजोग दे रखे हैं, जैसे हमने प्रवेश में संजोग सारे सीखे वैसे इसमें भी संजोग दे रखे हैं और संजोग सीखते जाएंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन से करते जाएंगे। तो आपको संजोग नंबर 1 दिया गया है, पुराना प्रमाण नए प्रमाण के रूप में चालू रखा जाए तब जब निवृत्त होने वाले साझेदार का भाग बाकी के साझेदार किस प्रमाण में बांटेंगे यह दिया न हो, तब ऐसा माना जाता है कि किसी साझेदार की निवृत्ति के बाद चालू रहने वाले बाकी के साझेदार भविष्य में अपने पुराने प्रमाण में ही लाभ हानि का वितरण करना चालू रखेंगे, अर्थात उनका पुराना प्रमाण ही नया प्रमाण बनेगा। मतलब नया जो निवृत्त हो रहा है साझेदार, उसका भाग आपको दिया गया नहीं है कि मतलब वो साझेदार निवृत्त हो रहा है तो बाकी के साझेदार किस प्रमाण में अपना लाभ हानि बांटेंगे, ऐसा कुछ भी दिया गया ना हो। तो नए जो पुराने साझेदार बचेंगे जो वो क्या करेंगे, जो उनका पुराना प्रमाण रहेगा उसी को अपना नया प्रमाण बना लेंगे। मतलब जो निवृत्त साझेदार उसका भाग घटा देंगे, उसका भाग हटा देंगे और जो बाकी का बचेगा प्रमाण वो उनका नया प्रमाण ही होगा। ऐसा एक स्वाध्याय में सवाल आपको दे रखा है, प्रश्न नंबर 3 पेज नंबर 264 पे। तो प्रश्न नंबर 3 का आप लोग पहला सवाल देखेंगे पेज नंबर 264 पे। आपको सवाल में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में नए लाभ हानि का प्रमाण और लाभ के प्रमाण की गणना करनी है। और लाभ का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, लाभ का सूत्र होता है नया प्रमाण माइनस पुराना प्रमाण। त्याग का सूत्र पता है क्या होता है, पुराना प्रमाण माइनस नया प्रमाण। तो सबसे पहले आपको दिया गया है 2 चीज ज्ञात करनी है, एक लाभ हानि का प्रमाण, नया लाभ हानि का प्रमाण, और दूसरा लाभ के प्रमाण की गणना करनी है। पहला सवाल आपको दिया गया है एक्स वाई और जेड 5, 3, 2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। मतलब आपको सवाल में पुराना प्रमाण दिया गया है एक्स वाई जेड, क्योंकि साझेदार ये सब चालू है 5:3 पेढ़ी में चालू साझेदार है, तो इनका पुराना अनुपात हो गया, टोटल कितना हो गया ये 10, 5, 3, 8, 2, 10। अब जेड निवृत्त हो रहा है, आपको लिखा जेड निवृत्त होता है बस, और इसके आगे कुछ भी दे रखा नहीं है। जेड निवृत्त हो रहा है मतलब जेड का भाग हमने घटा दिया या डैश कर दिया नया प्रमाण। तो जब ये सिचुएशन हो कि कुछ भी दे रखा ना हो तो क्या करेंगे, निवृत्त साझेदार का भाग घटा देंगे, बाकी के साझेदार यानी एक्स और वाई जो बचे हैं वो क्या करेंगे, पुराने प्रमाण को ही अपना नया प्रमाण बना लेंगे। मतलब 5:3 हो गया इनका नया प्रमाण, 5, 3 कितना हो गया 8। यानी कुछ भी दिया गया नहीं था इसलिए हमने जेड को हटा दिया, जेड के भाग को हटा गया, 2/10 को हटा दिया। तो जो बाकी के एक्स और वाई बचे वो क्या करेंगे,
जो उनका पुराना प्रमाण था उसी को अपना नया प्रमाण बना लेंगे। यानी नया प्रमाण तो हमारा आ गया। अब हमें ज्ञात करना है लाभ या लाभ का प्रमाण। तो लाभ का प्रमाण सूत्र क्या होता है? नया प्रमाण माइनस पुराना प्रमाण। सबसे पहले हम x का निकालेंगे और लाभ का प्रमाण सिर्फ ये 2 का ही निकलेगा, z तो निवृत्त हो रहा है। तो नया प्रमाण है इसका 5/8 माइनस 5/10। तो 10/80, 10×5 = 50 और 8×5 = 40। ये हो गया 10/80। इसी तरह y का निकालेंगे 3/8 माइनस 3/10। 80, 10 × 30, 8 × 24। 30 में से 24 गया 6, 6/80। यानी ये दोनों का लाभ का प्रमाण 10:6। अब इसमें से जो कॉमन निकलेगा वो निकाल देंगे, तो जाएगा 2×5 = 10, 2×3 = 6 यानी 5:3। ये लाभ का प्रमाण हो गया 5:3। ये आपका आंसर।